हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर 30 ऑफ सीआरपीसी, जहां पर निर्देश और पुनरीक्षण से संबंधित बात की गई है। इस पूरे चैप्टर की बात करें तो पूरे चैप्टर में आपका 395 से लेकर आपका 405 तक के यहाँ पे प्रोविज़न बताए गए हैं। लेकिन हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं निर्देश के बारे में। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम कि रेफरेंस होता क्या है, ये किस न्यायालय को किया जाता है रेफरेंस और क्यों किया जाता है, इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बने रहिए एंड तक हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अब यहाँ पर बात करें निर्देश की। निर्देश क्या होता है? निर्देश तो सबसे पहले आप समझिए कि किसको किया जाता है। ये हाई कोर्ट को किया जाता है। हाई कोर्ट को क्यों किया जाता है कि हाई कोर्ट अपनी राय बताए, अपनी राय व्यक्त करे कि इस मामले में, इस प्रश्न पर। कौन से प्रश्न, वो हम अभी डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे जनरल बात करें तो जैसे मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति है, इसको क्या होता है, इसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब ये हॉस्पिटल में जाता है तो हॉस्पिटल वालों को लगता है, यहाँ पे इनकी जो डॉक्टर है इस हॉस्पिटल के, लगता है इनको, इनकी राय है कि जो ऐसा केस आया है, यानी जो एक्सीडेंट वाले केस आए हैं ये वाले, अब इसको क्या है, इसका ट्रीटमेंट यहाँ पे सही तरीके से नहीं हो सकता है। तो इस मामले को क्या कर दिया जाता है, किसी दूसरे हॉस्पिटल में क्या किया जाता है, रेफ़र किया जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी है रेफरेंस, यानी रेफ़र करना, मामले को रेफ़र करना। ये जो हाई कोर्ट के से नीचे वाले कोर्ट होते हैं, उनकी राय में ऐसा लगता है, उनके समक्ष कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न होता है जिसके बारे में ना तो किसी हाई कोर्ट ने ऐसा कोई जजमेंट दिया है उसके बारे में, ना ही सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई जजमेंट दिया है। ठीक है, और तो इसके बारे में, उसकी विधिमान्यता के बारे में, जो ऐसा क्वेश्चन एराइज हुआ है उस जज के सामने, तो उसकी विधिमान्य है या नहीं है, उसके बारे में क्या किया जाता है, राय ली जाती है हाई कोर्ट की। तो हाई कोर्ट के पास भेजा जाता है कि अपनी राय व्यक्त करें, और इस राय के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाती है। और तीसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि जो निर्देश किया जा रहा है ना, ऐसे मामले में क्या है, मामला जो हो वो पेंडिंग में होना चाहिए, यानी कि लंबित मामले में ही निर्देश किया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मामला डिस्पोज ऑफ हो गया उसके बाद ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब रेफर करना किसी भी केस को। तो इसी प्रकार से यहाँ पे बात करें सेक्शन 395 में उच्च न्यायालय को निर्देश। तो पहला तो आपको समझ ले जाना चाहिए कि हाई कोर्ट को निर्देश होता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे पहला क्लॉज क्या कहता है कि जहाँ किसी न्यायालय का समाधान हो जाता है कि उसके समक्ष लंबित मामले में किसी अधिनियम, अध्यादेश या विनियम, अथवा किसी अधिनियम, अध्यादेश, विनियम में अंतर्विष्ट किसी उपबंध की विधिमान्यता के बारे में ऐसा प्रश्न अंतर्ग्रस्त है। अब तीन चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। पहला कौन सा? पहला तो एक्ट, दूसरा ऑर्डिनेंस, और तीसरा आता है रेगुलेशन। इन तीनों में से किसी में भी, या फिर इन तीनों में से किसी का कोई प्रोविज़न है जिसमें क्या है कि ऐसा प्रश्न अंतर्गत है किसके बारे में, उसकी विधिमान्यता के बारे में, कि वो जो वैलिड है या फिर नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए कुछ अभी नए कानून आए, ठीक है ना, अमेंडमेंट्स होके कुछ नए कानून ऐड कर दिए गए सीआरपीसी में। मान लीजिए अभी जो सीआरपीसी में अमेंडमेंट्स आए हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट क्या हो कि सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में ही उसका मामला चलेगा। अब यहाँ पे क्या है कि जब मामला स्टार्टिंग होता है वो निचली कोर्ट से होता है। तो जो ये अमेंडमेंट्स होके जो नए रूल्स आए हैं, ये कहाँ पे अप्लाई होंगे? निचली कोर्ट में। अब उसके बारे में, उसकी विधिमान्यता के बारे में अभी तक तो किसी ने डिसाइड किया नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, उसी के लिए क्या किया जाता है, अब इस कोर्ट को तो ज़्यादा पता है नहीं कि इसकी विधिमान्य है या नहीं है, ये क्योंकि ये लॉ, ये क्या है, विधि का एक प्रश्न अंतर्बिलित है इसमें। तो इसलिए इसको क्या किया जाता है, रेफर कर दिया जाता है राय व्यक्त करने के लिए हाई कोर्ट को। ठीक है, तो यहाँ पे तीन चीज़ें हैं आपकी, अधिनियम, अध्यादेश और विनियम। अध्यादेश के बारे में कहाँ पे बताएगा, अध्यादेश के द्वारा भी कानून बनाया जा सकता है। ठीक है, कई कानून ऐसे बने हैं ऑर्डिनेंस के माध्यम से। तो ऑर्डिनेंस के माध्यम से कानून कौन बनाता है? एक तो प्रेसिडेंट बनाता है, और दूसरा क्या है, गवर्नर बनाता है। प्रेसिडेंट के पावर कहाँ पे बताई गई है? कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 123 में। ठीक है, और गवर्नर के पावर कहाँ पे बताए गए हैं? 213 में। ये पावर बताए गए हैं ऑर्डिनेंस के बारे में। ठीक है, तीन चीज़ें। तो आपको याद रखना है कि जहाँ किसी न्यायालय का ये समाधान हो जाता है कि किसी अधिनियम में, अध्यादेश या विनियम में, या फिर इनमें से किसी के उपबंध में उसकी विधिमान्यता के बारे में प्रश्न अंतर्गत है, ठीक है ना,
तो वहाँ पर उसका अवधारण उस मामले के निपटान करने के लिए आवश्यक है, यानी कि अब उस वैलिड है या नहीं है। अब उसके लिए क्या करना होगा, निपटाना होगा मामले को। भाई मामला आया है जज के सामने तो उसको तो निपटाना पड़ेगा ना। तो उसीलिए अब उसकी राय क्या है कि ऐसा अधिनियम, अध्यादेश या विनियम या उपबंध उसका अविधिमान्य है या अप्रवर्तनशील है। यानी कि जो निचली कोर्ट का जज है उसको लगता है कि जो मामला है, यानी कि जो उपबंध बताए गए हैं ना, वो विधिमान्य है या नहीं है, या फिर ऑपरेटिव है या फिर इनऑपरेटिव है। इसके बारे में क्या किया जाता है, क्वेश्चन उठता है। अब क्वेश्चन उठता है तो क्या किया जाता है, अब वो हाई कोर्ट को भेजता है। किंतु उस उच्च न्यायालय द्वारा जिसके वह न्यायालय अधीनस्थ है, यानी कि जैसे ए नाम का कोर्ट है और इसके किसके अधीनस्थ है, ये एच नाम के हाई कोर्ट के अधीनस्थ है। तो यहाँ पे या फिर उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित नहीं किया गया है। अब वो जो विधिमान्यता के बारे में प्रश्न उठ रहा है ना, अब उसके बारे में किसी भी जिसके वह अधीनस्थ है वह उस हाई कोर्ट ने कुछ डिसाइड नहीं किया, ना ही सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा डिक्लेयर किया है कि हाँ वह वैलिड है। ठीक है, इस प्रकार की कोई भी डिक्लेरेशन नहीं आई है। तो वहाँ वह न्यायालय अपनी राय और उसके कारणों को उल्लिखित करते हुए मामले का कथन तैयार करेगा और उसे उच्च न्यायालय के विनिश्चय के लिए निर्देशित करेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा कि अब एक शॉर्ट में समझते हैं कि जैसे कोई एक्ट है, ठीक है, ऑर्डिनेंस है, रेगुलेशन है। अब इन तीनों में से किसी में भी या फिर इसके किसी उपबंध यानी कि प्रोविजन में, जैसे मान लीजिए सीआरपीसी है पूरी एक्ट, अब इसके पूरे सीआरपीसी में किसी धारा में कोई ऐसा प्रश्न उठता है कि ये धारा वैलिड है या नहीं है, उसके बारे में ना तो उसकी कोई हाई कोर्ट ने डिसाइड किया है, ना ही सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया, कोई डिक्लेयर किया है कि वो वैलिड है या नहीं है। तब यहाँ पे क्या करता है, जो निचली कोर्ट का जज है वो अपने राय जानने के लिए हाई कोर्ट को क्या कर देता है, उस मामले को रेफर कर देता है, निर्देशित कर देता है। ठीक है, कैसे करेगा, अपनी राय को व्यक्त करेगा, उसमें लिखेगा, उसके कारणों को लिखता है कि रीजन भाई उसको क्यों लगता है ऐसा कि वो अविधिमान्य है। उस पूरे मामले का कथन तैयार करता है, ठीक है, मेमोरेंडम तैयार करता है और उस उच्च न्यायालय को विनिश्चय के लिए भेज देता है, निर्देशित कर देता है कि आप क्या करें, इसका बताएं। अब विनियम, जो विनियम लिखा है ना, रेगुलेशन, अब उसका जब मीनिंग जानना हो तो आप जनरल क्लॉज एक्ट बना हुआ है 1897 का, उसमें आप देख सकते हैं कि विनियम का मतलब क्या होता है। अब उपधारा 2 क्या कहती है, यदि सेशन न्यायालय या महानगर मजिस्ट्रेट अपने समक्ष लंबित किसी मामले में जिसे उपधारा 1 के उपबंध लागू नहीं है, ठीक समझता है, तो वह ऐसे मामले की सुनवाई में उठने वाले किसी विधि के प्रश्न को उच्च न्यायालय के विनिश्चय के लिए निर्देशित कर सकता है। यानी कि कोई ऐसा सेशन न्यायालय है या महानगर मजिस्ट्रेट है जिसके समक्ष मामला पेंडिंग में है, अब उसको ऐसी पावर नहीं दी गई। कौन सी पावर नहीं दी गई, जो उपधारा 1 में अभी हमने पढ़ी थी उसको यह लागू नहीं होता है, तब भी वह क्या कर सकता है, मामले को निर्देशित कर सकता है ऑनरेबल हाई कोर्ट को। तीसरा आता है कि कोई न्यायालय जो उच्च न्यायालय को उपधारा 1 या उपधारा 2 के अधीन निर्देश करता है, उस पर उच्च न्यायालय का विनिश्चय होने तक अभियुक्त को जेल के सुपुर्द कर सकता है या उपेक्षा किया जाने पर हाजिर होने के लिए जमानत तो छोड़ सकता है। यानी कि अब मामला जैसे चल रहा है, ठीक है, अब उस मामले में क्या किया गया है, हाई कोर्ट के रेफर किया गया है कि उस हाई कोर्ट की राय जानने के लिए। तो जब तक हाई कोर्ट का राय आ नहीं जाती है, ठीक है, हाई कोर्ट अपनी राय बता नहीं देता है, तब तक के लिए क्या किया जाएगा, अभियुक्त को या तो जेल में भेज सकता है, जेल में सुपुर्द कर सकता है वह जज, या फिर वह न्यायालय, या फिर क्या कर सकता है, उसको जमानत पर छोड़ सकता है और कह सकता है कि भैया जब भी आपको बुलाया जाएगा तब आप क्या होंगे, हाजिर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका पूरा रेफरेंस यानी निर्देश कहलाता है। इसी प्रकार से सीपीसी में भी आपका यहाँ पे रेफरेंस रहेगा। अब 396 क्या कहता है कि उच्च न्यायालय के विनिश्चय के अनुसार मामले का निपटारा जब कोई प्रश्न ऐसे निर्देशित किया जाता है, यानी कि 395 में जिस प्रकार से क्या किया गया है, रेफर किया गया है मामले को, तब उच्च न्यायालय उस पर ऐसा आदेश पारित करेगा जैसा कि वह ठीक समझे और उस आदेश की प्रतिलिपि उस न्यायालय को भिजवाएगा जिसके द्वारा वो निर्देश दिया गया था। यानी कि जैसे मान लीजिए ए नाम का जो मजिस्ट्रेट था, इसने भेजा था, रेफर किया था हाई कोर्ट को कि यहाँ पे ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास कि आप इस बारे में अपने जो भी राय है उसको व्यक्त करें, अपनी राय बताएं। तो यहाँ पे क्या है, जब हाई कोर्ट क्या करेगा, वापस
396 में बताया गया कि वापस ए को भेजेगा, अपनी राय बताएगा और उसकी प्रतिलिपि, ठीक है, उस आदेश की, जैसा आदेश करता है उस आदेश की प्रतिलिपि उस न्यायालय को भिजवाएगा जिसके द्वारा वह निर्देश किया गया था, और वह उन न्यायालय उस मामले को उक्त आदेश के अनुरूप में निपटाएगा। ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि निर्देश का खर्चा कौन देगा, पार्टी देगी, ठीक है, कि निचली कोर्ट से लिया जाएगा, किससे लिया जाएगा, ये कौन डिसाइड करेगा, ये हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। ठीक है, निर्देश दे सकता है कि निर्देश का खर्चा कौन देगा। तो आई होप आपको ये पूरा निर्देश यानी रेफरेंस आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगले नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं रिवीजन के साथ, जो ठीक है, रिवीजन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और किसको रिवीजन का पावर रहता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में।